वेलकम बैक। हाय स्टूडेंट्स, आज फिर से मैं आपको 12th केमिस्ट्री सॉल्यूशन का एक चैप्टर लेके आया हूँ जिसका नाम है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। इस चैप्टर में जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है यानी अनुसंख्यक गुण है, उस अनुसंख्यक गुण को मैंने आपको पहला जो अनुसंख्यक गुण है जिसका नाम था वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन, इसको मैंने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया था। आज मैं आपको जो अदर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं यानी दूसरे अनुसंख्यक गुण हैं उनके बारे में डिस्कस करने वाला हूं बच्चों। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताने वाला हूं एक तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, क्या क्वथनांक में वृद्धि, और एक होता है हिमांक में अवनमन यानी हिमांक में कमी। ये जो अनुसंख्यक गुण हैं इनके बारे में मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहले मैं सेकंड जो नंबर का अनुसंख्यक गुण है यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है जिसको कहते हैं क्वथनांक में वृद्धि, यानी किसी विलयन का क्वथनांक कैसे बढ़ जाता है इसके बारे में हम आपको डिस्कस करने वाले हैं। तो बस तैयार हो जाइए सभी स्टूडेंट्स, पेन कॉपी लेकर तैयार हो जाइए। आज आपको क्वथनांक में वृद्धि और हिमांक में अवनमन का कॉन्सेप्ट मैं बिल्कुल क्लियर करने वाला हूं। तो लेट्स बी स्टार्टेड। बच्चों, क्वथनांक में वृद्धि को समझने से पहले, किसी विलयन के क्वथनांक में वृद्धि कैसे होती है इसको समझने से पहले किसी भी पदार्थ, किसी भी द्रव का क्वथनांक समझना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो एक क्वथनांक क्या होता है? मोस्टली आप समझते हो कि जब किसी द्रव को गर्म करते हैं तो आपने क्या देखा होगा कि इसको जब गर्म करते हैं तो एक टेम्परेचर पर आकर के वो उसकी वेपर में कन्वर्ट होने लगता है। ठीक है, तो इस टेम्परेचर को ही अपन क्या बोलते हैं, उसका बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक कहते हैं। ये किसी भी द्रव का महत्वपूर्ण गुण होता है यानी उसकी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती है जो उसको अपन कैरेक्टरिस्टिक भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो एक क्वथनांक होता क्या है तो आप समझ गए होंगे। क्वथनांक मतलब किसी द्रव को हम गर्म करते हैं तो वो वेपर में कन्वर्ट होने लगता है एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर, एक निश्चित ताप पर। वही ताप उसका क्वथनांक कहलाता है। लेकिन होता क्या है इसमें? तो इसमें होता यूँ है कि जब हम किसी द्रव का गर्म करते हैं तो गर्म करने से उसका वेपर प्रेशर यानी वाष्प दाब बढ़ता है। ठीक है, हमने पढ़ भी लिया था पिछले वीडियो में कि ताप बढ़ाने पर किसी भी द्रव का वाष्प दाब बढ़ता है क्योंकि उनके वाष्पित होने वाले अणुओं की संख्या भी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ताप बढ़ाने से अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ती है तो ज़्यादा से ज़्यादा वेपर में कन्वर्ट होते हैं जिससे उनका क्या हो जाता है, वेपर प्रेशर बढ़ जाता है। तो क्या होता है क्वथनांक? किसी द्रव का वह तापमान होता है जिस पर उसका वाष्प दाब किसके बराबर हो जाता है, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। ठीक है, क्योंकि अपन जानते हैं टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वाष्प दाब बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर बढ़ता है, और जब उसका लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। वायुमंडलीय दाब का मतलब क्या होता है कि अपन जानते हैं कि पृथ्वी में ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है। तो जो अपना एटमॉस्फेयर है, उसकी जो एयर है वो अपने ऊपर एक प्रेशर डालती है जिसको कहते हैं अपन क्या, वायुमंडलीय दाब। तो द्रव को गर्म करने से जब यह वाष्प दाब उस वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो जिस टेम्परेचर पर यह होता है वही कहलाता है, उसका क्वथनांक कहलाता है। ठीक, इसका एक एग्जाम्पल अपन लेते हैं। अच्छा, ये वायुमंडलीय दाब होता कितना है? तो ये होता है बच्चों, कितना होता है, 1.013। कितना होता है, 1.013 बार ये दाब की इकाई होती है। इसी को बोलते हैं, यहाँ क्या बोलते सकते हैं, एक ATM, एक वायुमंडलीय दाब। ठीक है, मतलब पृथ्वी के ऊपर जो वायुमंडल की गैसों के द्वारा जो दबाव डाला गया है वो कितना होता है, 1.013 बार, या इसी को क्या बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं, एक ATM, एक वायुमंडलीय दाब। ठीक है, तो एग्जाम्पल है हमारे पास, क्या है, पानी अपन जानते कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर।
100 डिग्री सेंटीग्रेड को अपन केल्विन में बोलेंगे तो कितना हो जाएगा 373.15 केल्विन। 100 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब होता है केल्विन में कहेंगे तो कितना कहेंगे 373.15 केल्विन। इस पर उबलता, क्यों उबलता है इस पर पानी? क्योंकि इस टेम्परेचर पर पानी का जो वाष्प दाब होता है वो कितना हो जाता है 1.013 बार यानी 1 ATM हो जाता है, यानी वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। तो ये प्रत्येक द्रव के लिए होता है। कोई सा भी द्रव हो, उस द्रव का अलग अलग टेम्परेचर पर जब उनका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो वह उनका क्या कहलाता है? क्वथनांक कहलाता है। तो स्टूडेंट सभी द्रवों का क्वथनांक अलग अलग होता है, ठीक है ना। अब राउल्ट्स लॉ में हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं, ठीक है, यानी किसी द्रव मीन्स कोई भी विलायक है, सॉल्वेंट है, उसमें हमने नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट अवाष्पशील विलेय मिलाया तो वाष्प दाब कम हो जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल कैसे? तो हमारे पास एग्जाम्पल है, जैसे कि एक सुक्रोज को हमने क्या किया, पानी में घोल करके उसका विलयन तैयार किया। सुक्रोज को पानी में घोला और क्या तैयार किया? एक विलयन तैयार किया, यानी सुक्रोज का विलयन हो गया, ठीक है ना। तो हम क्या देखते हैं कि 373.15 केल्विन पर सुक्रोज के जलीय विलयन का जो वाष्प दाब है इससे कम हो जाता है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि पानी का वाष्प दाब कितना होता है, कितने टेम्परेचर पर? अभी हमने पढ़ लिया 373.15 केल्विन पर कितना हो जाता है पानी का वाष्प दाब? इतना हो जाता है। लेकिन जब हमने पानी में सुक्रोज घोल दिया, विलयन बना दिया, तो फिर क्या होता है कि पानी का 300 कुछ विलयन का 373.15 पर इतना ताप पर जब हम उसको गर्म करते हैं तो इतना प्रेशर से कम प्रेशर होता है, ठीक है, यानी वाष्प दाब क्या हो गया? कम हो गया, ठीक है। क्या हो गया? वेपर प्रेशर कम हो गया। कैसे कम होगा? अपन समझ गए इस बात को कि पहले प्योर जो वाटर होता है, शुद्ध विलायक होता है, पानी की बात करूं तो पानी कितने टेम्परेचर पर? 373.15 केल्विन पर उसका वाष्प दाब एक वायुमंडलीय दाब यानी 1.013 बार होता है। लेकिन जब उसमें शक्कर को मिला दिया, सुक्रोज मिला दिया, तो फिर क्या होता है कि उसका जो वेपर प्रेशर है उतने ही टेम्परेचर पर, मतलब 373.15 यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो जो होता है वो एक बार से यानी 1.013 बार से कम होता है, यानी 1 ATM से कम होता है, यानी वाष्प दाब क्या हो गया? कम हो गया, ठीक है ना। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? ऐसा करने के लिए विलयन को उबालने के लिए शुद्ध विलायक के क्वथनांक से ऊपर तापमान बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। हमको उसको और अधिक गर्म करना, उसका टेम्परेचर और बढ़ाना पड़ेगा। क्यों बढ़ाना पड़ेगा? जिससे उसका जो वेपर प्रेशर है, वाष्प दाब है, वो कितना हो जाए? 1.1013 बार हो जाए, ठीक है ना। क्योंकि पहले कम हो गया था, हमने जैसे पानी में सुक्रोज मिलाया तो उसका वाष्प दाब जो है 373.15 पे जो एक वायुमंडलीय दाब था उससे कम हो गया। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? एक वायुमंडलीय दाब तक लाने के लिए उसको हमें क्या करना पड़ेगा? और अधिक करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप समझ गए इस बात को कि यानी जो विलयन होता है उस विलयन को में विलयन कैसे बना? हमने शुद्ध विलायक में विलेय को मिलाया, अवाष्पशील विलेय को मिलाया, तो चूंकि उसका वाष्प दाब कम हुआ इसलिए क्वथनांक क्या हो गया? बढ़ गया, ठीक है। तो यही हमारा अनुसंख्यक गुण है जिसको हम बोलते हैं क्वथनांक में वृद्धि, ठीक है। कैसे क्या हुआ? देखिए, जब किसी विलायक में क्या मिलाया? अवाष्पशील विलेय मिलाया तो जो विलयन का क्वथनांक है वो शुद्ध विलायक के क्वथनांक से अधिक हो गया। क्यों अधिक हो गया? क्योंकि उसका जो वाष्प दाब है वो कम हो गया, ठीक है। क्या हुआ कि जब हमने क्या किया? अवाष्पशील विलेय को शुद्ध विलायक में मिलाया तो विलयन बन गया, ठीक है ना। तो विलयन बनने से क्या हुआ कि उसका जो वाष्प दाब था वो कम हो गया। कम होने से क्या हो गया? फिर उसके क्वथनांक में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। इसी को क्वथनांक में उन्नयन या क्वथनांक में वृद्धि कहा जाता है, या एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। तो प्रत्येक द्रव के लिए ऐसा होता है कि कोई द्रव है वाष्पशील है, उसमें अवाष्पशील विलेय मिलाने पर क्योंकि उसका वाष्प दाब कम हो गया इसलिए उसके क्वथनांक में वृद्धि हो गई, ठीक है। इसी को अपन बोलते हैं क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं, ठीक है।
और ये क्वथनांक जो वृद्धि है एक अणुसंख्यक गुण है। क्यों है? क्योंकि ये विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, उसकी प्रकृति पर नहीं। यानी विलेय कणों की संख्या, विलेय कणों की सांद्रता विलयन में जितनी ज़्यादा होगी उतना ही उसके क्वथनांक में वृद्धि होगी। ठीक है, अब इस क्वथनांक में वृद्धि को एक ग्राफ के माध्यम से अपन समझते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ एक ग्राफ बनाया हुआ है। ठीक है, वो ग्राफ क्या कहता है हमसे कि अगर हम क्वथनांक को जो है वो क्वथनांक में वृद्धि, उसको हम किससे डिनोट करते हैं? उसको हम दर्शाते हैं डेल्टा टीवी से। किससे? डेल्टा टीवी। ये क्या होगी? क्वथनांक में वृद्धि। ठीक है, अब कैसे होगा? देखिए, हमने यहाँ पे वेपर प्रेशर है, एक एक्सिस पे अपन ने वेपर प्रेशर लिया, और जो दूसरा एक्सिस है उस दूसरे एक्सिस पे हमने लिया टेम्परेचर। इधर वेपर प्रेशर लिया और इधर क्या ले लिया हमने? टेम्परेचर ले लिया। ठीक है, क्या ले लिया? टेम्परेचर ले लिया। ठीक है, तो देखिए पहले बात करता हूं मैं सॉल्वेंट के लिए। किसके लिए बात करते हैं अपन? सॉल्वेंट के लिए बात करता हूं। ठीक है, सॉल्वेंट के लिए पहला जो ग्राफ है ये किसके लिए है? सॉल्वेंट के लिए है, प्योर सॉल्वेंट के लिए। ठीक है, ठीक, ये बी पॉइंट है। इस बी पॉइंट पर कोई भी सॉल्वेंट है, उसका जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो उसका वेपर प्रेशर देखिए बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है। ठीक है, इस पॉइंट पर आकर के वो जो वेपर प्रेशर है वो किसके अकॉर्डिंग, किसके बराबर हो गया? यहाँ पे बोलेंगे पर 1 atm के बराबर हो गया, यानी 1.013 बार के बराबर हो गया, यानी वायुमंडलीय दाब के बराबर हो गया। तो यहाँ पर ये आकर के किस में कन्वर्ट हो गया? वेपर में कन्वर्ट हो गया। तो ये पॉइंट जो है, इस पॉइंट के अकॉर्डिंग एक्सिस पे लेंगे तो ये क्या बनेगा? डेल्टा टी नॉट बी। क्या बोलेंगे अपन? डेल्टा टी नॉट बी। ये डेल्टा टी नॉट, सॉरी डेल्टा नहीं, टी नॉट बी। टी नॉट बी क्या होगा? टी नॉट मतलब शुद्ध विलायक के लिए। शुद्ध विलायक का बी से होता है बॉइलिंग पॉइंट। शुद्ध विलायक का क्या हो गया? क्वथनांक हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन की। तो हमने क्या किया? सॉल्वेंट में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिला दिया, तो ये पॉइंट सी हो गया, क्योंकि अपना वेपर प्रेशर कम होता है। जैसे ही अपन किसी प्योर सॉल्वेंट में सॉल्यूट को मिलाते हैं तो वेपर प्रेशर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। देखिए बी से कहाँ पहुंच गया? ऊपर था, ये नीचे आ गया ग्राफ का पॉइंट। अब इसका हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो देखो ये टेम्परेचर जो है यहाँ आकर के पॉइंट डी पर आकर के ये किस में कन्वर्ट हुआ? किस में कन्वर्ट हुआ? वेपर में कन्वर्ट हुआ। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 1 atm हो गया। इसके अकॉर्डिंग टेम्परेचर कितना हुआ? टीबी हो गया। टी नॉट भी शुद्ध विलायक के लिए हुआ, टीबी क्या के लिए हो गया? विलयन के लिए हो गया। तो आप देख रहे होगे कि कितना परिवर्तन हुआ, इतना परिवर्तन हुआ। इसको हम क्या बोलेंगे? डेल्टा टी बी कहेंगे। यानी डेल्टा भी क्या होगा? यानी डेल्टा जो टीबी होगा, डेल्टा टीबी मतलब क्वथनांक में वृद्धि या क्वथनांक में उन्नयन। ये किसके बराबर होगा? टीबी में से टी नॉट भी घटाया। अच्छा, इसमें किसकी वैल्यू ज़्यादा होगी? देखिए टेम्परेचर टीबी ज़्यादा होगा, विलयन का क्वथनांक ज़्यादा होगा, और विलायक का क्वथनांक क्या होगा? शुद्ध विलायक का क्वथनांक कम हो गया। तो टीबी में से हमने क्या घटा दिया? टी नॉट भी घटा दिया। इसी को अपन क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे अपन? क्वथनांक में वृद्धि या क्वथनांक में उन्नयन इसको कहते हैं। ठीक है, टीबी की वैल्यू अधिक हुई, टी नॉट की वैल्यू कम हुई, मतलब क्वथनांक क्या हो गया? यहाँ पे बढ़ गया। ठीक है, इसी को अपन कहते हैं क्वथनांक वृद्धि या क्वथनांक में उन्नयन। तो आपको समझ में आएगा डेल्टा टीबी क्या है? क्वथनांक में वृद्धि। और टीबी क्या है? विलयन का क्वथनांक। टीबी किसका क्वथनांक है? यहाँ लिख देते हैं, टीबी है विलयन का क्वथनांक क्वथनांक। और टी नॉट भी क्या है? विलायक का क्वथनांक। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको ये समझ में आया होगा कि क्वथनांक में क्या हो गई? वृद्धि हो गई। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं कि बाय एक्सपेरिमेंट, प्रयोगों से पता चलता है, क्या पता चलता है कि जो क्वथनांक में वृद्धि है, यानी डेल्टा
डेल्टा टी बी ये किसके समानुपाती होती है? ये जो विलयन की मोललता यानी विलयन में विलेय की सांद्रता के समानुपाती होती है, क्योंकि पता चल गया अपन की अनुसंख्यक गुणधर्म है। अनुसंख्यक गुणधर्म है तो जितना ज़्यादा विलेय की सांद्रता होगी उतनी ही ज़्यादा किसकी क्या होगा? क्वथनांक में वृद्धि होती है। और ये जो चीज़ें फॉलो अप होंगी, लागू होंगी, वो तनु विलयनों के लिए होता है लागू। ठीक है ना? यही क्वथनांक में वृद्धि को स्टडी करेंगे हम, तो किस लिए करेंगे? तनु विलयनों के लिए इसको लागू करेंगे। तो डेल्टा टी बी समानुपाती एम। अब इस डेल्टा टी बी बराबर इस समानुपाती को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लाएंगे जिसको बोलते हैं के बी। क्या बोलते हैं इसको? के बी। क्या बोलते हैं इसको? के बी कहते हैं। और के बी क्या कहलाता है? ये जो के बी है, ये के बी है जिसको अपन क्या बोलते हैं? मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, या इसी को बोलते हैं, दूसरा नाम है इसका इविलियोस्कोपिक स्थिरांक। ठीक है ना? जिसको क्या बोलते हैं? मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, इविलियोस्कोपिक स्थिरांक, दोनों मतलब नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है ना? तो ये जो केबी है, ये केबी ही क्या कहलाता है? इविलियोस्कोपिक या मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। ठीक है? और ये अलग इस केबी की जो वैल्यू होती है वो अलग अलग विलायकों के लिए अलग अलग होती है, यानी ये विलायक की प्रकृति पर निर्भर करती है। केबी की जो वैल्यू होती है अलग अलग विलायकों के लिए अलग अलग होती है। ठीक है ना? अब इस हम केबी को कैसे डिफाइन करेंगे? ये मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक को हम परिभाषित कैसे करेंगे? तो इसकी परिभाषा के लिए अगर हम ऐसा मान लेते हैं, यदि m = 1, m = 1 का मतलब होता है कि जो हमारे पास सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन की मोललता, मोलेलिटी कितनी है? 1 है। मोलेलिटी 1 से मतलब क्या है कि 1000 ग्राम विलायक में 1 मोल सॉल्यूट का घुला हुआ है। ठीक है? 1000 ग्राम विलायक में 1 मोल विलेय घुला हुआ है। तो क्या होगा? डेल्टा टी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? के बी के इक्वल हो जाएगा। यानी हमारा जो क्वथनांक में वृद्धि है वो किसके बराबर होगी? मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक के बराबर होगी। ठीक है? तो हम कह सकते हैं कि मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक क्या होगा? के बी 1 मोलल विलयन के लिए क्वथनांक में होने वाली वृद्धि के बराबर होता है। ठीक है? और 1 मोलल से मतलब क्या होता है कि 1000 ग्राम विलायक में क्या है? 1 मोल विलेय का घुला हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गया होगा? वेरी गुड। चलिए अब बात करते हैं कि हम जो विलयन है हमारा जो विलयन है उस विलयन में हमने क्या किया? विलायक में विलेय को घोला। तो जो विलेय हमने घोला, इस विलेय का मोलर द्रव्यमान क्या निकालेंगे? विलेय का मोलर द्रव्यमान हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? किसकी सहायता से? किसकी सहायता से? क्वथनांक में वृद्धि के द्वारा। ठीक है? यानी ये अणुसंख्यक गुणधर्म जो क्वथनांक में वृद्धि हुई है, यानी डेल्टा टीवी से हम किसी भी सॉल्यूट का मोलर द्रव्यमान कैसे जांच करेंगे? तो वी नो दैट, हम जानते हैं। क्या जानते हैं? अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा। हम जानते हैं, क्या जानते हैं? कि डेल्टा टीवी बराबर क्या होता है? के बी एम होता है। ठीक है? ये एम क्या है? विलयन की मोललता है। के बी क्या है? मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक है। और डेल्टा टीवी क्या है? एक क्वथनांक में वृद्धि है। ठीक है? अब मानते हैं कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो कैसा है कि यदि W1 ग्राम, हमने सॉल्यूशन कैसे तैयार किया? W1 ग्राम विलेय को किस में घोला? सॉरी, W2 ग्राम विलेय को अपन क्या बोलते हैं? W2 से डिनोट करते हैं। W2 ग्राम विलेय को W1 ग्राम विलायक में घोला। ठीक है? हमने घोला, और ये जो विलेय घोला है हमने, विलेय का मोलर द्रव्यमान कितना है जो हमें फाइंड आउट करना है? मोलर द्रव्यमान कितना है उसका? M2 है। ठीक है? तो मोललता क्या होगी? ठीक है ना? तो मोललता क्या होगी? मोललता की डेफिनेशन को हमने पढ़ा है कि
कि मोलरता इक्वल क्या होती है, W2 अपान M2 इंटू 1000 अपान W1। ये हमने मोलरता का फॉर्मूला जब हमने सॉल्यूशन किए कंसंट्रेशन को व्यक्त करने की जो विधियां बताई थी उसमें मोलरता का फॉर्मूला आपको बताया था। तो ये मोलरता का फॉर्मूला होगा। तो हमारा जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुटअप करेंगे तो डेल्टा टी बी बराबर क्या हो जाएगा, के बी, और इसका वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा W2 अपान M2 इंटू 1000 अपान W1। ठीक है, ये हमको एक फाइनल इक्वेशन मिल जाएगा। इस इक्वेशन में अगर हम M2 की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो कैसे करेंगे, M2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, KB इंटू W2 इंटू 1000 अपान डेल्टा TB इंटू W1। ये हमारा एक फाइनल इक्वेशन आ गया। इस फाइनल इक्वेशन में अगर हमें ये W2 का मान वैल्यू पता है, W1 की वैल्यू पता है, क्वथनांक में होने वाली वृद्धि पता है, और KB मोलर क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक की वैल्यू अगर पता है तो हम M2 को ज्ञात कर सकते हैं। इस तरह से हम क्वथनांक में वृद्धि के द्वारा यानी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि उस विलेय किए मोलर मास को, हम मोलर द्रव्यमान को ज्ञात कर सकते हैं। तो ये मैंने बात की आपको, जो सेकंड हमारा अणुसंख्या गुणधर्म था जिसको कहते हैं क्वथनांक में वृद्धि, उसको हमने ज्ञात कर ली। ठीक है, अब हमारा जो थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो क्या है, वो है हिमांक में अवनमन। ठीक है, तो जैसे ही आपने क्वथनांक को समझा इसी प्रकार से आपको हिमांक भी समझना पड़ेगा। आपने क्या देखा, हिमांक क्या होता है कि जब हम किसी द्रव को क्या करते हैं, ठंडा करते हैं, मतलब उसका टेम्परेचर कम करते हैं तो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर आकर के वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ठोस में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल पानी को हम का टेम्परेचर जब हम कम करते हैं तो क्या होता है, पानी का टेम्परेचर कम करने पर पानी जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आइस में, बर्फ में बदल जाता है। ठीक है ना, रखते ना हम फ्रिज में, पानी को रख देते बर्फ बन जाता है, तो फ्रिज में क्या होता है, पानी का टेम्परेचर कम होता है, वो बर्फ में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, तो हिमांक वो होता है जिस पर द्रव अवस्था और उसकी ठोस अवस्था के वेपर प्रेशर बराबर हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी वेपर प्रेशर की बात आई है। पहले भी हमने क्वथनांक में भी वेपर प्रेशर पढ़ा था। क्वथनांक में द्रव का वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाता है वायुमंडलीय दाब के बराबर। और हिमांक में क्या होगा कि द्रव चूंकि ठोस में बदल रहा है इसलिए द्रव का जो वेपर प्रेशर है, वाष्प दाब है, वो ठोस के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है। ठीक है ना, तो इसको तो बोलते हैं हिमांक। अब हिमांक में कमी क्यों हो जाती है कि एग्जाम्पल जैसे हम ले लें कि पानी में हमने कोई विलेय घोल दिया, पानी में नमक को घोल दिया। ठीक है ना, तो पानी का जो हिमांक होता है वो कितना होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, यानी 273.15 केल्विन होता है। ठीक है, इतना होता है। लेकिन जैसे ही पानी में नमक को घोल दिया तो उसका हिमांक कितना हो जाएगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम हो जाएगा। यानी पानी जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ में बदल रहा था, अब वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बदल करके और उससे कम टेम्परेचर पर बर्फ में बदलेगा। ठीक है, तो यहाँ भी वही बात आ गई, क्या आ गई कि जब हम विलायक में, शुद्ध विलायक में जब अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं तो क्या होता है, वाष्प दाब में कमी हो जाती है। क्योंकि वाष्प दाब में कमी होती है इसलिए हिमांक में भी क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। इसी कमी को अपन क्या बोलते हैं, हिमांक में अवनमन कहते हैं या डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तो उसकी डेफिनेशन हुई। अब इसको हम ग्राफ के माध्यम से, इसको ग्राफ के थ्रू ही इसको समझेंगे। क्या समझेंगे ग्राफ में, तो इस ग्राफ को आप देखेंगे, अब ये जो हिमांक में अवनमन, इसको जैसे अपन ने क्वथनांक में उन्नयन को यानी क्वथनांक में वृद्धि को अपन ने डेल्टा टीबी से दर्शाया था, इसी प्रकार से अपन ये जो हिमांक में कमी है उसको डेल्टा टीएफ से बताएंगे। डेल्टा टीएफ मतलब हिमांक में अवनमन। क्या है ये, हिमांक में अवनमन है।
ठीक है, तो कैसे होता है, तो आप ग्राफ देख रहे होंगे, ये ग्राफ हमने जो खींचा है वो खींचा है यहाँ पर तापमान, टेम्परेचर के लिए। इसके लिए हमने एक्सेस पर लिया टेम्परेचर, और दूसरा एक्सेस उसमें लिया हमने क्या, वाष्प दाब लिया। ठीक है ना। अब हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे बात करते हैं अपन, ये लिक्विड है हमारा सॉल्वेंट, क्या है, लिक्विड सॉल्वेंट है, कोई द्रव है। अब द्रव का हमने क्या किया, टेम्परेचर कम किया, तो कम हुआ तो उसका वेपर प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा। पढ़ा है, टेम्परेचर बढ़ाने पर वेपर प्रेशर बढ़ता है और टेम्परेचर कम करने पर वेपर प्रेशर घटता है। तो क्या हुआ कि देखिए, जैसे जैसे टेम्परेचर कम किया तो वेपर प्रेशर कम हो गया, और इस पॉइंट पर आकर के, ठीक है, ये देखिए सॉलिड लिखा हुआ है, इस पॉइंट पे आकर के ये लिक्विड किस में कन्वर्ट हो गया, सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि इसका वेपर प्रेशर देखिए, ये सॉलिड के लिए हमने लाइन, ब्लू लाइन सॉलिड के लिए खींची है। ठीक है, ये ब्लू लाइन हमने जो खींची है वो सॉलिड के लिए खींची है। तो आप क्या देख रहा हो कि ये जो लिक्विड सॉल्वेंट है, इसका वेपर प्रेशर कम होते होते इस पॉइंट पर आकर के इसका वेपर प्रेशर जो है वो किसके हो गया, उसके ठोस के वेपर प्रेशर के इक्वल हो गया, यानी पानी का जो वेपर प्रेशर है वो बर्फ के बराबर हो गया। तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, इस सॉल्वेंट का TF, क्या बोलेंगे इसको, TF, यानी T0F, सॉरी, क्या बोलेंगे इसको, T0F, शुद्ध विलायक के लिए ले रहे हैं अपन, तो T0F क्या कहलाएगा, शुद्ध विलायक का हिमांक कहलाएगा। ठीक, अब क्या किया इसमें, रेड लाइन जो हमको दिखा रही है कि इस लिक्विड में हमने कोई अवाष्पशील विलय मिलाया, तो यहाँ पर ये हमारा हो गया सॉल्यूशन, क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। ठीक है, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम है, इसलिए आपको नीचे बनाया मैंने। अब क्या होगा कि जब इसका टेम्परेचर कम किया तो देखो ये जो है ब्लू लाइन को इस पॉइंट पे आकर टच कर रहा है। ठीक है ना, इस पॉइंट पे आकर टच कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा उसका, ये कहलाएगा उसका हिमांक कहलाएगा। ठीक है, तो ये विलयन का हिमांक हो गया TF, और ये किसका हो गया, द्रव का हो गया। तो हम कहेंगे कि जो विलयन का जो हिमांक है, विलयन का हिमांक, विलयन का हिमांक कितना निकला, ये निकला हमारा कितना, TF, और शुद्ध विलायक का हिमांक कितना निकला, शुद्ध विलायक का हिमांक कितना निकला, ये निकला T0F निकला। ठीक है, अब कौन सी वैल्यू ज़्यादा है, तो हमने क्या देखा कि T0F वैल्यू जो है वो अधिक है और TF वैल्यू है क्या है, कम है। ठीक है, तो यानी हम डेल्टा TF अगर निकालेंगे तो डेल्टा TF निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, डेल्टा TF इक्वल टू ज़्यादा कौन सा है, T0F, T0F जो कि शुद्ध विलायक का है, और कम किसका है, विलयन का है। तो ये जो डिफरेंस आया इसी को अपन क्या बोलते हैं, हिमांक में अवनमन कहते हैं। डेल्टा TF यानी हिमांक में अवनमन हो गया, जो उसमें किस में मिलाया, शुद्ध विलायक में से के हिमांक में से विलयन का हिमांक हमने घटा दिया। तो हमने देखा कि देखिए इस ग्राफ में हमारा जो T0F है इसकी वैल्यू ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा है, लेकिन इसके लिए टेम्परेचर कम हो गया। तो देखो हिमांक में कमी हुई, ये जो डिफरेंस है ये किसको बताएगा, हिमांक में कमी को बताएगा। यानी इसका मतलब क्या हो गया कि जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाते हैं तो क्या होता है, हिमांक में कमी हो जाती। क्यों कमी हो जाती, कि उसका वेपर प्रेशर कम हो गया। वेपर प्रेशर कम होने से हिमांक में, ये वेपर प्रेशर कम हो गया इसलिए हिमांक में कमी हो गई। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं अपन। अब जैसा कि अपन ने क्वथनांक में उन्नयन को समझा था, सेम टू सेम इसको भी समझेंगे। तो तनु विलयनों के लिए हमने क्या देखा था, तनु विलयनों के लिए हमने देखा था कि जो डेल्टा जो TB था, इसी प्रकार से डेल्टा TF यानी क्वथनांक में वहाँ वृद्धि देखी थी, यहाँ हिमांक में अवनमन कहेंगे कि हिमांक में अवनमन किसके समानुपाती होगा, ये मोललता के समानुपाती होगा। ठीक है, क्योंकि ये भी एक अणुसंख्यक गुण है इसलिए मोललता के समानुपाती होगा। तो अब यहाँ पे हम इसको हटाएंगे, समानुपाती को हटाएंगे, तो यहाँ स्थिरांक क्या लगाएंगे, KF, जो बिल्कुल KB के जैसा ही इसको लिखेंगे सेम टू सेम। तो यहाँ जो KF है, ये जो KF है ये क्या होगा, इसको कहेंगे मोलन हिमांक अवनमन स्थिरांक। ठीक है, मोलन अवनमन स्थिरांक या मोलन हिमांक अवनमन स्थिरांक कहती है, उसी के जैसा है। वहाँ क्या क्या आता, मोलन हिमांक
मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, यहाँ कहेंगे मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक, बिल्कुल उसी के जैसा। ओ वहाँ पे इसको इविलियोस्कोपिक स्थिरांक बोला था, यहाँ पे बोलेंगे इसको क्रायोस्कोपिक स्थिरांक, क्योंकि हिमांक से संबंधित है। ठीक है, लैटिन में क्रायोस्कोपिक मतलब होता है हिमांक, और इविलियोस्कोपिक का मतलब होता है उसका मतलब क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पे इसको क्रायोस्कोपिक स्थिरांक भी कहते हैं। और ये भी जो इसकी केएफ की जो वैल्यू है, ये भी किस पर निर्भर करती है, ये विलायक की प्रकृति पर निर्भर करती है। हाँ स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक केएफ की यूनिट क्या होगी, केएफ की यूनिट क्या होगी, इकाई क्या होगी। तो इकाई में क्या है, केएफ अगर हम यहाँ चलेंगे तो देखो क्या होगा, डेल्टा टी एफ, केएफ अगर लिखना चाहेंगे इसकी यूनिट अगर हम बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे, केएफ इक्वल टू डेल्टा टी एफ अपॉन स्मॉल एम। परीक्षा में कभी कभी पूछ लेते हैं यूनिट। तो टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है, केल्विन, और जो मोलरिटी इसकी वो क्या होती है यूनिट, वो होती है किलोग्राम। तो केजी और मोल इनवर्स। ठीक है, पिछली बार उसमें भी यही सेम टू सेम, यहाँ भी अगर हम इसकी यूनिट लिखना चाहें केवी की, तो केवी की इकाई क्या होगी, केवी की इकाई क्या होगी, ये होगी केल्विन, किलोग्राम, मोल इनवर्स। कैसे निकाला अपन ने, इसी प्रकार से कि यहाँ पे लिखेंगे केवी इक्वल टू डेल्टा टीवी अपान एम। टेम्परेचर की जो यूनिट होती है वो होती है केल्विन, और जो मोलरिटी है उसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, वो होती है क्या होती है, वो होती है किलोग्राम मोल इनवर्स होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से हमने यूनिट को देखा, तो सेम यूनिट होती है इसकी। ठीक है, अब जो है इसको भी डिफाइन सेम उसी प्रकार से इसको परिभाषित कर सकते हैं। कैसे करेंगे, यदि क्या कहेंगे, यदि m इक्वल टू 1, यानी आपका जो सॉल्यूशन है उसकी मोलरिटी यानी मोललता कितनी है, 1 है, 1 मोलल विलयन हो गया। ठीक है, 1 मोलल विलयन हो गया, तो डेल्टा टी एफ क्या हो गया, ये हो गया आपके किसके इक्वल, के एफ के बराबर हो गया। तो हम कहेंगे क्या बोलेंगे कि 1 मोलल विलयन के लिए या ऐसा सॉल्यूशन जिसमें 1000 ग्राम विलायक में 1 मोल विलेय घुला हुआ है, तो ऐसे विलयनों के लिए जो क्वथनांक में हिमांक में जो कमी होती है, वही हिमांक में अवनमन उसकी किसके बराबर होता है, मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक के बराबर होता है, या उसी को अपन क्या बोलते हैं, मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक कहते हैं। तो इस प्रकार से इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जिस प्रकार से हमने क्वथनांक में उन्नयन के द्वारा जो उसमें विलेय घोला गया उसका आणविक द्रव्यमान ज्ञात किया, इसी प्रकार से सेम टू सेम यहाँ भी हम क्या कर सकते हैं, सेम टू सेम उसी के जैसा क्या करेंगे, यहाँ कहेंगे विलेय का मोलर द्रव्यमान, विलेय का मोलर द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, हिमांक में अवनमन के द्वारा या उसकी हेल्प से। ठीक है, हिमांक में अवनमन की हेल्प से। कैसे, सेम टू सेम डायरेक्ट फॉर्मूला वही आएगा, क्या, डेल्टा, इसको मैं सीधा लिख देता हूँ, डेल्टा टी एफ बराबर क्या लिखेंगे, के एफ, क्या लिखेंगे, के एफ, यहाँ पे लिखेंगे W2 इंटू 1000 अपान M2 इंटू W1। ठीक है, ये क्वेश्चन कहाँ से आया देखो, तो प्रीवियस इक्वेशन को आप देखोगे तो यहाँ पे हमने सेम टू सेम कहा क्या था कि वी नो दैट डेल्टा टी वी, तो यहाँ बी की जगह एफ हो जाएगा, ए भी एफ हो जाएगा, एम हो जाएगा। ये सेम टू सेम W2 ग्राम विलेय को W1 ग्राम विलायक में घोला, विलेय का मोलर द्रव्यमान M2 जो हमें ज्ञात करना है, तो मोलरिटी का जो फॉर्मूला होता है M बराबर इतना होता है W2 अपान M2 इंटू 1000 अपान W1, और फिर लिखेंगे अपन डेल्टा टीवी। तो यहाँ पे अपन ने क्या किया, इसकी डेल्टा टीवी के प्लेस पे क्या यूज किया, हमने डेल्टा टीएफ यूज किया, क्योंकि अब हिमांक में अवनमन निकालना है ना, तो इससे हमने फॉर्मूला वही का वही फॉर्मूला लिख दिया। और यहाँ पे हम M2 इक्वल टू लिखेंगे तो के एफ इंटू W2 इंटू 1000 अपान डेल्टा टी एफ, और
या क्या लिखेंगे इंटू W1, ये हमारा फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा। इसमें भी वही बात कि अपन को KF यानी मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक अगर पता है, W2 हमारा विलेय का द्रव्यमान है वो पता है, डेल्टा TF हिमांक में अवनमन पता है और W1 ग्राम विलायक का द्रव्यमान पता है, तो हम जो भी विलेय उसमें घुला गया है उस विलेय का हम मोलर द्रव्यमान ज्ञात करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमने हिमांक में अवनमन और क्वथनांक में उन्नयन, ये दो अणुसंख्यक गुणधर्म पढ़े। कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि क्या हिमांक और क्वथनांक ये अणुसंख्यक गुण है क्या? तो किसी भी पदार्थ का हिमांक और उसका क्वथनांक अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है, केवल हिमांक में अवनमन और क्वथनांक में उन्नयन या वृद्धि, यही अणुसंख्यक गुणधर्म है यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। ठीक है स्टूडेंट, अब मैं कुछ एक्सरसाइज की बात कर लेता हूँ। अभी मैं बात कर रहा था कि विलेय का मोलर द्रव्यमान हम कैसे निकालेंगे। तो एक यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, न्यूमेरिकल दिया हुआ है। वो न्यूमेरिकल क्या है? सपोज कोई एक विद्युत अनपघट्य नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, और उस नॉन इलेक्ट्रोलाइट का 1 ग्राम किसमें घोला गया है? 50 ग्राम बेंजीन में घोला गया है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे W2 जो है वो कितना है? 1.00 ग्राम, और यहाँ पे बेंजीन में घोला है तो बेंजीन सॉल्वेंट हो गया, तो सॉल्वेंट क्या होगा? W1 कितना हुआ? 50 ग्राम। ठीक है, कितना होगा? 50 ग्राम। ठीक है, अब वो कहता है कि हिमांक में 0.40 की कमी हो जाती है। कमी मतलब वो हिमांक में अवनमन, तो डेल्टा TF कितना है? वो 0.40 केल्विन, सीधा सीधा दिया है। और यहाँ पे इसका हिमांक अवनमन स्थिरांक KF, इसकी वैल्यू कितनी दी जा रही है? इसकी 5.12 kJ मोल इनवर्स ये दी जा रही है। तो यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है अपन को? M2 यहाँ पे हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, अभी हमने थोड़ी देर पहले फॉर्मूला क्या देखा? M2 इक्वल टू क्या निकाला था? KF इंटू W2 इंटू 1000 अपान क्या लिखेंगे? डेल्टा TF इंटू क्या था? W1 कितना है? 50। ये वैल्यू हमने यहाँ पे सॉरी इसकी वैल्यू तो रखी नहीं मैंने। डेल्टा TF कितनी? 0.40। ना, ये तो आपका फॉर्मूला है। ठीक है, यहाँ फॉर्मूला लिखना है मुझे। तो फॉर्मूला क्या था? यहाँ पे डेल्टा TF इंटू यहाँ पे क्या लिखेंगे? W1। अब वैल्यू को रख देते हैं हम। तो वैल्यू KF की वैल्यू क्या है? 5.12, और यहाँ पे W2 की वैल्यू क्या है? यहाँ पे 1, यहाँ पे 1000 अपान TF की वैल्यू कितनी है? 0.40, और यहाँ पे क्या बच गया अपना? W1, ये 50 है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो फाइनल आंसर आने वाला है वो फाइनल आंसर क्या होगा हमारा? 58 ग्राम। कितना आएगा हमारा? नहीं, इसको अपन सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 256 ग्राम। कितना आएगा? 256 ग्राम यहाँ पे आंसर आने वाला है। ठीक है ना? तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये 256 ग्राम आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने जो है हिमांक में अवनमन का एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया। एक और न्यूमेरिकल में आपको क्वथनांक में उन्नयन, इसका भी देख लेते हैं अपन कि बेंजीन है, सॉल्वेंट है, इसका क्वथनांक कितना है? 353.23 केल्विन है, और इसमें क्या है? 1.80 ग्राम अवास्तविक विलेय को 90 ग्राम बेंजीन में घोला गया है। तो अपन लिख लेते हैं यहाँ पे W2 कितना है, यानी विलेय का द्रव्यमान कितना है? 1.80। कितना है? 1.80। और यहाँ पे जो विलायक है उसका कितना दिया है? बेंजीन है विलायक, तो 90 ग्राम। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो वैल्यू दी जा रही है उसमें क्या बताया जाएगा? बेंजीन का शुद्ध विलायक का क्वथनांक तो इतना था, लेकिन बढ़कर कितना हो गया? 354.11 केल्विन हो गया। विलयन का क्वथनांक कितना बढ़ गया?
354.11 के केल्विन हो गया, ठीक है ना। तो ये हो गया। तो अब हमें क्या करना है, हमको तो चाहिए क्वथनांक में उन्नयन, यानी डेल्टा टी एफ चाहिए। तो डेल्टा टी एफ कैसे निकालेंगे, मुझे पता है कि डेल्टा टी एफ बराबर क्या होता है, विलयन का क्वथनांक अपॉन शुद्ध विलायक का क्वथनांक, ठीक है। अब विलयन का क्वथनांक कितना दिया है, 354.11 दिया हुआ है। इसमें से क्या माइनस करेंगे अपन, 353.23 को माइनस करेंगे, ठीक है। तो ये डेल्टा टी एफ हमारा यहाँ आ जाएगा। डेल्टा टी एफ बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस किया हमने इसको, तो माइनस करने के बाद क्या आया, 1 पॉइंट कितना आया, 88 केल्विन आया। 0.88 केल्विन यहाँ पे हमको फाइंड आउट हो गया, ठीक है। डेल्टा टी एफ पता चल गया। अब बेंजीन के लिए के एफ की वैल्यू क्या दी गई है, बेंजीन के लिए जो के एफ की वैल्यू दी गई है वो क्या दी है, के एफ इक्वल टू क्या है, 2.53 के जी मोल इनवर्स। तो देखिए बेंजीन के लिए वैल्यू अलग है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि ये जो विलायक, अलग अलग विलायकों के लिए ये स्थिरांक का जो मान होता है वो अलग अलग होता है। तो इक्वेशन में हमें m2 निकालना है, तो m2 बराबर क्या होगा, इक्वेशन को देख चुके हैं हम, क्या होता है, के एफ नहीं आएगा, बी आएगा, कुछ गलत चल रहा था, यहाँ पे बी लिखेंगे, यहाँ बी लिखेंगे, यहाँ बी लिखेंगे, यहाँ पे डेल्टा टी बी, क्योंकि ये हिमांक के लिए नहीं पढ़ रहे हैं अपन, क्वथनांक के लिए पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे बी आ जाएगा, इसको अपन बी बोलेंगे, ठीक है। तो के बी इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा अपना W2 इंटू 1000 अपान क्या निकलेंगे, डेल्टा टी बी इंटू कितना हुआ, W1, ठीक। इस वैल्यू को यहाँ पर रख देते हैं। तो M2 इक्वल टू AB की वैल्यू कितनी है, 2.53 इंटू W2 की वैल्यू कितनी है, 1.80, और यहाँ पे 1000 अपान क्या लिखा जाएगा, डेल्टा टी बी की वैल्यू कितनी है, 0.88 इंटू W1 की वैल्यू क्या है, 90 ग्राम। जब इनको सॉल्व करेंगे तो जो फाइनल आंसर हमको प्राप्त होने वाला है वो क्या है, 58 ग्राम मोल इनवर्स, 58 ग्राम मोल इनवर्स प्राप्त होने वाला है। तो ये न्यूमेरिकल इस प्रकार से एग्जाम में आपको ये न्यूमेरिकल भी आते हैं। तो इस चैप्टर से क्वथनांक में उन्नयन या तो कोई थ्योरेटिकल प्रश्न पूछ सकते हैं, या इसी टाइप का एक न्यूमेरिकल भी यहाँ पे आता है। तो ये मैंने आपको हिमांक में अवनयन और क्वथनांक में उन्नयन, ये दोनों अनुसंख्यक गुणधर्म आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किए। अब इसके बाद अपन ऑस्मोटिक प्रेशर यानी परासरण दाब की बात अगले वीडियो में करूँगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को देखें, रिपीट करके देख सकते हैं आप इसको बार बार, जब अगर कोई दिक्कत आती है और कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं उसको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। और आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे मैं और अच्छे वीडियो आपको बना करके सेंड करूं। थैंक यू।